जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम सभी पुनः आप सबों के समक्ष अपना जो भी नॉलेज है आप सभी के समक्ष शेयर करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, हम सब एक परिवार की मिलकर भांति कार्य कर रहे हैं और जो भी एग्जाम होगा उसके लिए तत्पर रहेंगे। जब भी एग्जाम हो, लेकिन एग्जाम तो एक डेट में होगा ही, इसीलिए आप लोग सच्चे दिल से मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो आइए आज हम लोग रिवीजन करते हैं, जितना भी पढ़े हुए हैं उसका हम लोग रिवीजन करते हैं और रिवीजन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज से पहला सवाल आप लोग बताइएगा, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो बताते हैं, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी बने थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका संबंध पाकिस्तान से है और 1987 में इसे दिया गया था। यह हो गया आपका विदेशी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला व्यक्ति का नाम बताएं जो पूर्णतः विदेशी था जिसे भारत रत्न दिया गया, तो वो हो जाएगा आपका जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का संबंध भारत से कहीं नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उसका संबंध कहीं ना कहीं पहले भारत से रहा था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में सम्मिलित थे। भले वो 1947 के बाद अलग हो गए, लेकिन इसका संबंध जो था भारत से कहीं ना कहीं था। तो हम बोल सकते हैं वो पूर्णतः विदेशी नहीं था, उसका लिंक कहीं ना कहीं भारत से था। लेकिन पूर्णतः विदेशी पूछेगा तो मारेगा नेल्सन मंडेला। क्या मारेंगे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न जो 1990 में दिया गया था वो भीमराव अंबेडकर के साथ दिया गया था। 1990 में भारत रत्न अंबेडकर के साथ दिया गया था आपको नेल्सन मंडेला को, और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन कि भारत रत्न का शुरुआत 1954 से हुआ है। 1954 में जब भारत रत्न का शुरुआत हुआ था तो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक पुस्तक का रचना किया है जिसका नाम है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। एक और पुस्तक है इसका इंडियन फिलोसफी। क्या है? इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इन दोनों का रचना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जब भारत में उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस देश में उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत थे? तो वो रूस में कार्यरत थे। कहां में कार्यरत थे? रूस में। रूस की राजधानी मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे। मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे बड़ा देश रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से अपना देश भारत। जनसंख्या की दृष्टि से अपना देश भारत है, जिसकी संख्या वर्तमान समय में 142.86 करोड़ हो चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971 में मिला है। कब मिला है? 1971 में। और भारत रत्न पाने वाले पहली महिला भी कौन बनी है? इंदिरा गांधी, जिसे 1971 में दिया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा? हरा। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। और इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। कितना रंग होते हैं? 7 रंग। और इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, जो सबसे बीच का रंग हरा हो गया, इसमें एक लाल रंग भी होता है। तो लाल रंग का उसमें तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिएगा, ऐसे जनरली हम बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंद्रधनुष में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बताइएगा लाल का। यानी कि इंद्रधनुष में जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। और याद रखिएगा, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और इंद्रधनुष बनने का कारण है बहुत सारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये सब मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करता है। उसमें कुल कितना रंग है? 7 रंग। कुल 7 रंग। बीच का रंग हरा। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? बताइएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और अवतल लेंस जो होता है
अवतल लेंस जो होता है उसे हम माइनस में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? माइनस में। और दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, अर्थात बोलेगा डॉक्टर ने कौन सा प्रयोग करते हैं? अवतल। कौन करते हैं? अवतल। साइड मिरर के रूप में उत्तल, साइड मिरर के रूप में उत्तल, लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल, और सर्च लाइट में भी अवतल, गाड़ी के सर्च लाइट, हेडलाइट सब में अवतल, और देखने के लिए उत्तल। उत्तल में प्लस लगता है, उत्तल में क्या लगता है? प्लस। अवतल में माइनस। हाँ, उत्तल में माइनस, तो ये याद रखिएगा। और दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, विश्व के किस देश को अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? रोम को। किसे कहा जाता है? रोम को। पोप का शहर भी किसे कहा जाता है? रोम को। रोम वही रोम जो इटली की राजधानी है, और इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे, जिससे अपरिवर्तनीय शहर या पोप का शहर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय है खड़गवासला। खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है, और ये एनडीए का मुख्यालय है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है, और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के सबसे अंतिम गुरु हुए हैं, सबसे अंतिम गुरु। और इनका जन्म जो हुआ है वह 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना है, पटना के बगल में एक शहर है पटना साहिब, वहीं पर उनका जन्म हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ का स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1699 ईस्वी में किया था। और ऐसे देखे तो सिख धर्म, ऐसे देखे तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु हुए, और गुरु नानक के बाद आते हैं आपके दूसरे नंबर के गुरु अंगद। गुरु अंगद। तीसरे कौन आते हैं? अमरदास। तीसरे कौन आते हैं? अमरदास। चौथा रामदास। पांचवा अर्जुन देव। पांचवा अर्जुन देव। छठा हरगोविंद। छठा हरगोविंद। सतवां हरराय। सतवां हरराय। आठवां हरकिशन। आठवां हरकिशन। और इसी हरकिशन का मृत्यु चेचक से हुआ है। किससे हुआ है? चेचक से। चेचक जो वायरस के वजह से होता है, उसी के कारण जो मृत्यु हुआ है किस सिख गुरु का? तो बताइएगा हरकिशन का। किसका हुआ है? हरकिशन का। कितने नंबर के गुरु है? 8वें नंबर के। और 9वें नंबर के जो गुरु है तेग बहादुर। तेग बहादुर को जो चिनवा दिया था, या उसको मौत के घाट जो उतार दिया था, वह औरंगजेब ने। किसने उतारा था? औरंगजेब ने। तो सिखों के 9वें गुरु है तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु है तेग बहादुर, उसको किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने। और सिखों के 10वें गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के 11वें गुरु के नाम से जो जाना जाता है, वह जाना जाता है आपको गुरु ग्रंथ साहिब को। किसे जाना जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हम लोग हिंदू धर्म से हैं, तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता। कौन सा है? भगवत गीता। उसी तरह से सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब को जो दोबारा लिखने का प्रयास किया था, या हद तक लिख चुका है, वह गुरु गोविंद सिंह नहीं लिखा है, क्योंकि बहुत सारे युद्ध में वह जो है कि उस बुक को लेके साथ में जाते थे, और उसके बाद युद्ध चालू करते थे। तो एक युद्ध में उनका वो बुक खो गया था, तो उनको इतना बार याद हो गया था पढ़ते पढ़ते कि वो दोबारा उस बुक को लिख दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को दोबारा लिखने का काम किसने किया है? तो बताइएगा गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के सबसे लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर। लाहौर शहर वर्तमान शहर में पाकिस्तान में है। लाहौर कहां में है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी भी कौन कहलाती है? लाहौर। पाकिस्तान की राजधानी देखे ऐसे तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, लेकिन पाकिस्तान का सांस्कृतिक राजधानी पूछेंगे तो वह लाहौर है। और पाकिस्तान की पहली राजधानी जो थी वो कराची थी। कराची थी। कराची के बाद इसकी राजधानी रावलपिंडी हुई। रावलपिंडी के बाद इसकी राजधानी 1967 ईस्वी में इस्लामाबाद बनी। कौन बने? इस्लामाबाद। कौन बने? इस्लामाबाद। याद रखिएगा। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना, और पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इफ्तिखार मिर्जा, और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। तो इतना चीज ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है क्या कि
परम शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? कंप्यूटर से। परम शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बोलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में, और कंप्यूटर के क्षेत्र में आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में, याद रखेगा। और कंप्यूटर से संबंधित एक शब्द आता है इंटरनेट। इंटरनेट का खोज हुआ है 1995 में। इंटरनेट का खोज कब हुआ है? 1995 में। और इंटरनेट का हिंदी नाम होता है सूचना राजपथ। इंटरनेट का हिंदी नाम सूचना राजपथ। और भारत का पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला राज्य केरल बना है जिन्होंने अपने यहाँ के आम नागरिक को इंटरनेट का सुविधा मुफ्त मुहैया करवाया है। इंटरनेट का सुविधा मुफ्त करवाया है। और हाल ही में भारत सरकार ने यह घोषणा किया है कि भारत के आम नागरिकों का इंटरनेट चलाना उसका मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए के तहत है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए के तहत हम लोगों का इंटरनेट चलाना मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार का बात आता है तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार, अधिकार यानी ओ यानी अमेरिका, और ओ के तरह ही 3 लिखते हैं, यानी कि भाग 3 में। किसमें है? भाग 3 में, 12 से लेकर 35 तक, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए। मौलिक कर्तव्य रूस से। नागरिकता ब्रिटेन से। नागरिकता ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, इसलिए भारत में भी कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। और नीति निर्देशक तत्व लिया आयरलैंड से। और आयरलैंड ने कहां से लिया था? स्पेन से। आयरलैंड ने कहां से लिया था? स्पेन से। देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व भारत में जब ग्रहण करने लगा तो वो आयरलैंड से, और आयरलैंड ने पहले से ग्रहण करके रखा था उसको स्पेन के संविधान से। याद रखिएगा इतना चीज। और ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, दलाई लामा का संबंध किस देश से? तिब्बत से। कहां से? तिब्बत से। दलाई लामा बौद्ध धर्म के वर्तमान में गुरु हैं। जो भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कर रहे हैं वो दलाई लामा कर रहे हैं। और दलाई लामा का पर्सनली घर अगर देखें तो वो तिब्बत में है। तिब्बत की राजधानी लहासा है। लहासा के अंदर में उसका घर का नाम है पोटाला हाउस। क्या नाम है? पोटाला हाउस। तो दलाई लामा का निवास स्थान पोटाला हाउस है। जैसे आप लोग को पता होगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बर्मिंघम पैलेस में रहते हैं, उसी तरह से दलाई लामा पोटाला हाउस में रहते हैं। उसी तरह से भारत का जो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, तो इसी तरह से याद रखेगा दलाई लामा पोटाला हाउस में रहते हैं। पोटाला हाउस कहां है? तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी लहासा है, और लहासा का उपनाम है निषिद्ध शहर। निषिद्ध शहर क्या कहते हैं? निषिद्ध शहर, याद रखेगा, निषिद्ध शहर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, ओजोन परत किस किरणों से हमें रक्षा करती है? पराबैंगनी किरण से। किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरण से। ओजोन परत पराबैंगनी किरण से जो हम लोग को नुकसान पहुंचाता है उस सप्ताह मंडल में उसे ब्रेक कर देती है ओजोन परत को। और ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। और ओजोन को संरक्षण करने के लिए 1987 ईस्वी में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था, जो ओजोन परत से संबंधित है। तो इतना चीज याद रखेगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? मूसी। तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद शहर का जो स्थापना किया है वह चिंकिलिज खान ने। हैदराबाद का स्थापना किसने किया है? चिंकिलिज खान ने। और वह आसफ जाही राजवंश से संबंधित है, जिसे हम लोग निजामुल मुल्क भी कहते हैं। तो याद रखेगा कि हैदराबाद स्वतंत्र शहर का स्थापना निजामुल मुल्क ने किया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चिंकिलिज खान कहते हैं। और इसका संबंध आसफ जाही राजवंश से था। और हैदराबाद शहर को भारत में जो मिलाया गया है वह ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत 1948 ईस्वी में मनाया गया है। अर्थात पुलिस कार्रवाई के तहत किस देशी रियासत को मिलाया गया? हैदराबाद देशी रियासत। और जम्मू कश्मीर देशी रियासत को मिलाया गया विलय पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? विलय पत्र के द्वारा। आप लोग राजा हरि सिंह का नाम सुने होंगे, तो राजा हरि सिंह ने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके आपको जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया था। अर्थात विलय पत्र के तहत जम्मू कश्मीर को, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर अर्थात वोटिंग करा के। तो जो से जूनागढ़, जो से जनमत। हैदराबाद बात नहीं मान रहा था भारत में सम्मिलित होने के लिए, तो उस पर पुलिस अटैक करवाना पड़ा, ऑपरेशन पोलो करवाना पड़ा, ऑपरेशन कैटरपिलर करवाना पड़ा, तब जाके वो भारत का हिस्सा बना। और जम्मू कश्मीर में राजा वगैरह थे तो वो लोग विलय पत्र के तहत मान लिए धीरे धीरे।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। आपसे पूछेंगे कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप, तो बताइएगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। तो द्वीप से संबंधित 3 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पहला पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। ठीक। उसी तरह से पूछेगा कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। और बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा। और भारत के अंदर अगर पूछे मोतियों का शहर, तो हैदराबाद। मोतियों का शहर हैदराबाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। तो आप लोग बांध के बारे में 4-5 क्वेश्चन आप लोग के पास रख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भारत में जो बांध को मंदिर की संज्ञा दिया है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं। तो देखिएगा, भारत के अंदर नदी पर बांध बना के बहुत प्रकार के सिंचाई किया जाता है, उससे हमारा फसल वगैरह अच्छा पैदावार होती है और आराम से भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पर जो है कि अच्छा से पैदावार होता है। यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि में ही इन्वॉल्व है। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर एक महापुरुष हुए जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत के बांध को मंदिरों की संज्ञा दिया। उसके बाद अब बांध पे आते हैं। तो भारत के अंदर में आजादी के बाद बांध बनने वाला पहला बांध था आपका दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना 1948 में। उसके बाद आते हैं भाखड़ा नगर परियोजना का स्थापना हुआ है 1963 में। 1963 में भाखड़ा 1963 में। उसके बाद 2006 में आया टिहरी बांध। 2006 में टिहरी बांध जो भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा बांध में कौन सा ऊर्जा संचित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन पूछेगा कि बांध बनाकर बांधे गए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला, और चाबी जो देते हैं घड़ी में, उसमें स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी। इराक जो कि एक प्रकार का मुस्लिम कंट्री कहा जा सकता है, तो इराक की राजधानी बगदाद है। और बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे, याद रखिएगा, इराक। और जहां की मुद्रा है दिनार। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। और ईरान का मुद्रा है रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल है। लेकिन हाल ही में रियाल से चेंज करके टोमन कर दिया, लेकिन टोमन कैंसिल हो गया। टोमन मुद्रा हुआ था, ईरान की मुद्रा टोमन मुद्रा हुआ था, लेकिन पुनः इसे कैंसिल करके फिर रियाल ही रख दिया, याद रखिएगा। इसीलिए दिनार है इराक का और ईरान का है रियाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का बताता है, इससे संबंधित 10 क्वेश्चन बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना होता है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किया और उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में ही ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना किया और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो है कि प्रत्येक वर्ष सेशन चलते रहा। तो इस सेशन चलने के दरम्यान में पहला जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना था, वह बना था आपका, कौन बना था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष वह बना था आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो कौन बनेगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्ट में WC बनर्जी भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद चलते आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने 88 में आके आपके बने ये बदरुद्दीन तैयब जी। इस तरह चलते आगे 1901 का हम बात कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में पहली बार हिस्सा कब लिया था? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे दिनसा वाचा। कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा। तो दिनसा वाचा के अध्यक्षता में पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। लेकिन महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं सिर्फ एक बार, 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था कर्नाटक के अंदर में।
उसी में पहली बार जो हिस्सा लिए थे, हिस्सा ही नहीं अध्यक्ष के रूप में आए थे, अध्यक्ष बने थे 1924 में एकमात्र बार, और पहली बार जो हिस्सा लिए थे जाके बैठे थे वो 1901 में। अब बात उठता है कि भाई वो तो 93 में ही चल गया था, 1915 में लौटा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो 1901 में कैसे ले लिया? तो 1901 में ऐसा बात है कि वो ये नहीं कि गए तो गेले रह गए, वो बीच बीच में आते रहते थे, बीच बीच में आते रहते थे। तो इसी आने के क्रम में 1901 में गांधी जी का सेशन पकड़ा गया कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में, और वहां पर जाके बैठ गया। इसका मतलब पहली बार जो सदस्य बना वो कब बना? 1901 में, अध्यक्ष बना 1924 में। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और कांग्रेस की 3 महिला सदस्य अध्यक्ष बनी है। कांग्रेस का अगर पूछे कितना अध्यक्ष बनी है तो 3 महिला अध्यक्ष बनी है। कितना महिला अध्यक्ष? 3 महिला अध्यक्ष। तो 3 महिला अध्यक्ष में से पहली महिला अध्यक्ष बनी है 1917 में आपका एनी बेसेंट। कौन बनी है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। उसके बाद बनी है 1925 के अंदर में आपका पहली भारतीय महिला बनी है वो सरोजिनी नायडू बनी है। कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। उसके बाद 1933 ईस्वी में बनी है कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेनगुप्ता। कौन बनी है? नलिनी सेनगुप्ता। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में ओवरऑल कितना महिला बनी है? 3 गो। कितना बनी है? 3 गो। 3 में से पहली बार 1917 में कौन बनी है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहां में? कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट कहां बनी है? कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 में जो पहली भारतीय महिला बनी है, आप लोग को पता है एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। कहां की थी? आयरलैंड की थी। लेकिन पहली भारतीय महिला जो बनी है 1925 में आके बनी है, और 1925 में जो आकर बनी है वह बनी है आपको कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर जो गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में कानपुर, जहां को जो कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेनगुप्ता बनी है। और सबसे अधिक समय तक जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है आपका अबुल कलाम आजाद। कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। कौन रहे हैं? अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से लेकर 1944 तक रहे हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने थे। और आगे चलकर जब भारत आजाद होता है तो पहला शिक्षा मंत्री का पदभार भी किसे दिया जाता है? अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम नाम का पुस्तक डॉक्टर ये अबुल कलाम आजाद। और उसके बाद अबुल कलाम आजाद का जयंती प्रत्येक वर्ष हम लोग 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। कौन सा दिवस के रूप में? राष्ट्रीय शिक्षा। लेकिन 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है। और उसके जस्ट 1 महीना आगे बढ़ेंगे 5 अक्टूबर तो होता है विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस होता है आपका 5 अक्टूबर। तो बताइएगा कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्प यानी फूल, फूल का अध्ययन होता है एंथोलॉजी। और फल का अध्ययन अगर आपसे पूछे तो फल का अध्ययन होता है पोमोलॉजी। अध्ययन में लॉजी लगता है। और पूछेंगे उत्पादन तो उसमें कल्चर लगता है। क्या लगता है? कल्चर। कल्चर यानी एग्रीकल्चर, यानी उत्पादित हो रहा है वहां। क्या हो रहा है? उत्पादित हो रहा है। और लॉजी यानी लॉजिक लगा रहे हैं, यानी अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्ययन। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है बच्चा बार बार कि जैसे मछली का अध्ययन वहां पूछता है और बच्चा मार के बैठ जाता है उत्पादन वाला, पीसी कल्चर मार के बैठ जाता है। इसीलिए मछली का अध्ययन होता है इक्थियोलॉजी। मछली का अध्ययन अगर पूछे इक्थियोलॉजी, अब मछली का उत्पादन पीसी कल्चर। तो याद रखिएगा मछली जो हम लोग खाते हैं 2 पीस खाते हैं। इससे 2 आपको जो है कि क्लियर हो जाएगा। मछली 2 पीस खा रहे हैं, 2 पीस खा रहे हैं। अब पीस से यानी पीसी कल्चर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पीसी कल्चर। मछली का उत्पादन पीसी कल्चर। और मछली जो खा रहे हैं कितना पीस खा रहे हैं? 2 पीस। इसीलिए मछली में हृदय की संख्या भी कितना? 2। मछली में कितना हृदय? 2 हृदय। तो ये ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? अग्नाशय में या पैंक्रियाज में? इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज में। अब बात करते हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का। तो अग्नाशय से 3 कोशिका होती है। अग्नाशय में कितनी कोशिका होती है? 3 कोशिका। 3 कोशिका में से एक होता है अल्फा कोशिका, एक होता है बीटा कोशिका, एक होता है गामा कोशिका। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में कि रेडियोधर्मी पदार्थ से 3 प्रकार की किरण निकलती है, अल्फा बीटा गामा। तो उसी तरह से आपका जब अग्नाशय का बात करेंगे तो उससे 3 प्रकार का जो है कि उसमें कोशिका होती है। एक अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका।
अल्फा कोशिका से ग्लूकोन नाम का हार्मोन निकलता है। किस नाम का? ग्लूकोन नाम का। अल्फा कोशिका से ग्लूकोन नाम का। उसके बाद अगर हम बात करें ये बीच वाला गामा का, सॉरी बीटा का, तो इसमें आपका बात निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। देखिए आजकल के एग्जाम में सिर्फ बच्चा यहां तक पढ़ता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय करती है। कौन करती है? अग्नाशय। लेकिन वहीं आपको एग्जामिनर पूछ देगा कि अग्नाशय के किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, वो कोशिका का आपको मेंशन कर देगा। तो कोशिका मारिएगा बीटा कोशिका। क्या मारिएगा? बीटा कोशिका। क्या मारिएगा? बीटा कोशिका। वहीं एक और कोशिका हमको बन गया। तो अल्फा बीटा क्लियर हो गया होगा। और गामा से निकलता है आपका सोमेस्टेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेस्टेटिन हार्मोन। यानी अल्फा बीटा गामा। अल्फा से ग्लूकोन, बीटा से इंसुलिन, और गामा से क्या निकल गया? सोमेस्टेटिन। क्या निकल गया? सोमेस्टेटिन। तो एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं, आज के बाद भूलिएगा नहीं। ये तो बोलने का हम बोल दिया, आप लोग को लगा होगा सुन लिए, लेकिन याद नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा बोलने क्रम में यही शुरुआत करते हैं हम लोग। अल्फा बीटा गामा, कभी बीटा अल्फा ऐसे करके नहीं बोलते होंगे। तो अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा में लगाइएगा इंग्लिश में जी, पहला में जी, दूसरा में आई, तीसरा में एस। GIS। क्या बोलिएगा? GIS। अल्फा बीटा गामा GIS। जी से ग्लूकोन, आई से इंसुलिन, एस से सोमेस्टेटिन। अल्फा बीटा गामा GIS। अल्फा बीटा गामा GIS। आप बार बार रिकॉल कीजिएगा तो शायद आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप, और मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। और मधुमेह दिवस आप लोग को बताते हैं हम बार बार कि मधुमेह दिवस हम उसी दिन मनाते हैं जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं, अर्थात 14 नवंबर को। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों मनाते हैं। और उसमें अगर हम 6 दिन आगे बढ़ जाते हैं 20 नवंबर, तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, अपना वाला राष्ट्र लेवल का बाल दिवस 14 नवंबर को। उसी दिन हम लोग मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि लोहे में जंग लगना कौन सा अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और लोहे में जो जंग लगता है, जंग लगने से उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन संयोग करके उसे जंग के रूप में परिवर्तित करता है। और जंग जो होता है, रस्ट जो होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 × XH2O। X का मतलब होता है कि जितना मात्रा में उसमें ऑक्सीजन संयोग करेगा उतना मात्रा में उसका अणु का जो है कि क्षरण होगा। यानी कि Fe2O3 जो है कि हेमाटाइट का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? हेमाटाइट। आप लोग को पता होगा कि लोहा का एक अयस्क जो है वो हेमाटाइट है, और हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। अब उसमें जल यानी ऑक्सीजन का संयोग होगा X के मात्रा में। किस मात्रा में? X की मात्रा में। इसीलिए आप जंग का सूत्र बताइएगा Fe2O3 × XH2O। ये हो गया जंग का सूत्र यानी रस्ट का सूत्र। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेलूर एक शहर है बंगाल में जो किस व्यक्ति से संबंध रखता है? बेलूर मठ जो नाम है, तो बताइए वो किस व्यक्ति से संबंधित? बताइएगा रामकृष्ण परमहंस से। किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस। और वही रामकृष्ण परमहंस जिसका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और वही गदाधर चट्टोपाध्याय जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए हैं। जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के उपलक्ष्य में या उसे सम्मानित करने के लिए रामकृष्ण परमहंस का स्थापना किया है। किसका स्थापना किया है? रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन का शुरुआत किया है। तो ये चीज याद रखिएगा कि भाई गदाधर चट्टोपाध्याय किसका वास्तविक नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस का था। और उसका जो है कि स्टूडेंट कौन था? तो स्वामी विवेकानंद था। और इसका संबंध कहां से था? बंगाल से था। कहां से था? बंगाल से था। इसीलिए बेलूर मठ का संबंध पूछता है एग्जाम में कि किस व्यक्ति से है? बताइएगा रामकृष्ण परमहंस से। इसका स्थापना जो करवाया है रामकृष्ण परमहंस का स्थापना वो किसने करवाया है? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने, याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बंगाल का विभाजन 1905 में किस गवर्नर के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में
बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। लेकिन आगे चलकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभाव में आया। किस में आया? प्रभाव में, यानी वहां से वो लागू हो गया। क्या हो गया? लागू। और आगे चलकर 1911 में जब हम लोग पहुंचेंगे तो 1911 में बंगाल विभाजन को पुनः रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द। तो विभाजन 1905 में कर्जन के समय और उसको आगे चलकर रद्द 1911 में हार्डिंग के समय। किसके समय? हार्डिंग के समय या हार्डिंग सेकंड बोल सकते हैं। इसके समय हुआ था 1911 में। और 1911 में हार्डिंग के समय ही बंगाल का जो राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता से भारत की राजधानी कहां ट्रांसफर कर दिया? दिल्ली। कहां कर दिया? दिल्ली। लेकिन 1911 में घोषणा किया था हार्डिंग ने और 12 से अनवरत रह गया। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत मुंबई के किस जगह से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत मुंबई इसके ग्वालियर टैंक से हुआ था। कहां से हुआ था? ग्वालियर टैंक से। और भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगर आपसे पूछे कि कब इसका शुरुआत कब हुआ, कब लागू हो गया, तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। तो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, वह देता करो या मरो। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जब महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी बड़े बड़े भारतीय नेता थे सबको गिरफ्तार कर दिया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। और जब महात्मा गांधी सबको जेल में बंद कर दिया गया था पुणे में, तो उसके बंद होने के बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन का बागडोर संभाला या उसका कार्यभार संभाला, यानी उसको आगे ले जाने का जो काम किया वह किया अरुणा आसफ अली। किसने किए? अरुणा आसफ अली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी के बदले में कार्यभार किसने संभाला? तो बोलेगा अरुणा आसफ अली। क्या बताइएगा? अरुणा आसफ अली। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, ताड़पीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। किस वृक्ष से? चीड़ के वृक्ष से। ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार, अब पुरस्कार का बात आता है तो थोड़ा सा पुरस्कार पे हम लोग 2-4-10 को पुरस्कार लेते हैं जो एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो 1901 में शुरुआत हुआ है नोबेल पुरस्कार का। पूरे विश्व लेवल पर अगर देखें सबसे बड़ा पुरस्कार तो वो नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार। और इसका शुरुआत 1901 में हुआ है। जब 1901 में इसका शुरुआत हुआ था तो तब से लेके 1913 में पहली बार एक भारतीय व्यक्ति को मिला। एक भारतीय व्यक्ति ही नहीं, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया के पहले व्यक्ति बन रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे भारत रत्न जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 में। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद आगे चलिएगा तो पहली महिला बनती है आपकी मदर टेरेसा। कौन बनती है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1979 में। और उससे जस्ट 1 साल के बाद 1980 में उसे भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न। मदर टेरेसा, याद रखिएगा। और मदर टेरेसा का संबंध अल्बानिया से था। कहां से था? अल्बानिया से। और अल्बानिया की राजधानी तिराना है। कहां है अल्बानिया की राजधानी? तिराना। याद रखिएगा, मदर टेरेसा का संबंध अल्बानिया से और अल्बानिया की राजधानी तिराना। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अल्बानिया की राजधानी कहां है? तिराना है। और ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। तेहरान और तिराना में अंतर है। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना और ईरान की राजधानी तेहरान। और ईरान की मुद्रा बताए हैं रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल। और इराक की मुद्रा दिनार। इराक की मुद्रा दिनार। याद रखिएगा। और बताते हैं पुरस्कार। तो 1901 में नोबेल हो गया। 1917 में हो गया पुलित्जर पुरस्कार। 1917 में हो गया पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता, प से पुलित्जर, प से पत्रकारिता।
पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत 1917 में हुआ है। कब हुआ? 1917 में। और इंदिरा गांधी का जन्म भी 1917 में हुआ था। इंदिरा गांधी का जन्म भी 1917 में, और रूसी क्रांति भी 1917 में, रूसी क्रांति भी 1917 में, तो याद रखिएगा। उसके बाद आइए 1929 में ऑस्कर पुरस्कार। 1929 में ऑस्कर पुरस्कार भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ही नहीं, पूरे विश्व लेवल पर सबसे बड़ा अगर पुरस्कार देखते हैं तो वो ऑस्कर पुरस्कार है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार फिल्म में। अगर सिर्फ भारत के अंदर में देखते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्म में कौन है, तो है दादा साहेब फाल्के। कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 से हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से, लेकिन ऑस्कर 1929 से। दोनों का इकाई डिजिट 9 है। दोनों का इकाई डिजिट क्या है? 9 है। तो विश्व लेवल पे ऑस्कर, भारत लेवल पे दादा साहेब। दोनों किस क्षेत्र में? फिल्म में। दोनों किस क्षेत्र में? फिल्म में, याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं कि 1952 में कलिंग पुरस्कार, 1952 में कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद याद रखिएगा 1953 से संगीत नाटक अकादमी। कौन सा पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी एक संस्था भी है दिल्ली के अंदर में, इसका स्थापना होता है। उसके बाद 1954 में ललित कला अकादमी। 1954 में ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी और ललित कला दोनों 1954। संगीत 53, संगीत 53। और 1954 में भारत रत्न, 1954 में भारत रत्न। 1961 में अर्जुन पुरस्कार, 1961 में अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद याद रखिएगा 1973 में बोरलोग पुरस्कार। 1973 में बोरलोग पुरस्कार। बोरलोग पुरस्कार का शुरुआत 1973 में हुआ है कृषि के क्षेत्र में। अगर आप कृषि के क्षेत्र में अगर अपना अच्छा अहम योगदान देते हैं, या आपके अहम योगदान से अगर किसी में पैदावार देखने के लिए कुछ अलग मिल रहा है, तो आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? बोरलोग पुरस्कार। बोरलोग पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है? 1973 से। कब हुआ है? 1973 से। अब यहाँ पर रोकते हैं। एक बोरलोग हो गया पुरस्कार। एक कंप्यूटर का भाषा आता है प्रोलॉग, एक कंप्यूटर का भाषा आता है प्रोलॉग, और प्रोलॉग का आविष्कार भी 1973 में ही हुआ है। इसीलिए बोरलोग बराबर प्रोलॉग, बोरलोग बराबर प्रोलॉग, दोनों 1973 में। तो बोरलोग कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार हो गया, प्रोलॉग कंप्यूटर के क्षेत्र में एक भाषा हो गया, जो कि 73 में। इसलिए बोरलोग बराबर प्रोलॉग बराबर 1973। 1973 इन दोनों को हम मिश्र करके यहाँ पढ़ रहे हैं, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं। अर्थात ये मिश्र धातु के रूप में है। किस रूप में है? मिश्र धातु के रूप में। इसीलिए एक क्वेश्चन और आपको ध्यान में हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय मिश्र धातु निगम लिमिटेड का स्थापना 1973 में। भारतीय मिश्र धातु निगम लिमिटेड का स्थापना 1973 में। मिश्र धातु में दो बता दिए, एक प्रोलॉग एक प्रोलॉग, अब दोनों मिलकर बन गया मिश्र धातु। इसलिए तीनों के लिए ईस्वी कितना आएगा? 1973। यानी बोरलोग, पोरलोग, मिश्र धातु तीनों के लिए 1973। ये चीज तीनों याद रहना चाहिए धीरे धीरे। उसके बाद बात करते हैं 1985 में। तो 1985 में स्थापना हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में हुआ है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं, खिलाड़ी के शिक्षक को, खिलाड़ी के शिक्षक को, या उसके कोच को, या उसके कोच को। तो याद रखिएगा कि खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य। कब से शुरू हुआ है? 1985। और हाल ही में बहुत सारे व्यक्ति को दिया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही सम्मानित किया है सबको। उसके बाद 91-92 में एक पुरस्कार है जो कि बहुत फेमस है, आज के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1991-92 में एक पुरस्कार का नाम ले रहे हैं, जिसका नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो जिस समय राजीव गांधी हुआ करते थे, कांग्रेस का सरकार था, तो उस समय इसका नाम इनके नाम पे रख दिया। लेकिन आगे चलकर जब बीजेपी की सरकार 2014 में आती है दोबारा, तो उस समय इसका नाम, उस समय ही नहीं 2019-20 में इसका नाम परिवर्तित करके एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंध रखते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद, जो कि आप लोग सभी इस व्यक्ति से परिचित होंगे। तो 1991-92 में शुरुआत हुआ था राजीव गांधी के नाम से, और वर्तमान में हम उसी पुरस्कार को किस नाम से जान रहे हैं? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके तहत दी जाने वाली राशि है 25 लाख रुपया। कितना रुपया है? 25 लाख रुपया। और मेजर ध्यानचंद को हम लोग हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ बात किया राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन विश्व खेल दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस। तो देखिएगा यहाँ पर आपको खेल दिवस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं भाजपा दिवस।
भाजपा दिवस भी 6 अप्रैल को मनाया जाता है। भाजपा दिवस भी 6 अप्रैल को, क्योंकि भाजपा वर्तमान में पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसीलिए वो विश्व लेवल पे खेल को दिखा रहा है। कौन लेवल पे दिखा रहा है? विश्व लेवल पर खेल, यानी विश्व खेल दिवस और भाजपा दिवस दोनों एक ही डेट में है, 6 अप्रैल को। क्या अप्रैल को? 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। किस व्यक्ति का जन्म दिवस? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के नाम पे लखनऊ में एक आपका हॉकी स्टेडियम बना हुआ है, इसीलिए मेजर ध्यानचंद का नाम जो है कि जन्म किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। लखनऊ किस नदी किनारे है? नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ। लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अभी चर्चा में रह रहा है अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। कौन नदी किनारे? राप्ती। ताप्ती नहीं, ताप्ती, राप्ती। राप्ती। ताप्ती हो गया आपका सूरत। ताप्ती हो गया सूरत। सूरत के किनारे ताप्ती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है राप्ती और ताप्ती में। बहुत आदमी राप्ती का नाम भी नहीं सुना होगा, इसीलिए याद रखिएगा गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है और ताप्ती सूरत। अहमदाबाद साबरमती। अहमदाबाद साबरमती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है? आकस्मिक निधि से। किससे है? आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267। एक आता है अनुच्छेद 266, एक आता है अनुच्छेद 114। ये सब चीज आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 का फर्स्ट संचित निधि से। किससे संबंधित है? संचित निधि से। भारत जैसे आप लोग को ज्यादा पैसा होता होगा तो आप लोग विभिन्न प्रकार के बैंक में खाता खुलवाते होंगे, तो कोई एसबीआई में खोलवा लिया, कोई जो है कि पीएनबी में खोलवा लिया, आरबीआई में खाता नहीं खुलता है, याद रखिएगा। आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन वो केंद्र बैंक है, वो सरकार का बैंक है, हम लोग का बैंक नहीं है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार का खाता खुला के रखा हुआ है, एक संचित निधि नाम से, एक आकस्मिक निधि नाम से। तो ये सब चीज है। तो ये सब चीज में सबसे पहले संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में, संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में, और 267 में आकस्मिक। 267 में आकस्मिक। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है, देखिएगा संचित 3 अक्षर का नाम है, इसीलिए वो दोनों में छोटा वाला के पास जाएंगे, 266 वाला के पास जाएंगे, और 267 तरीको बड़ा हो गया 66 की तुलना में, इसीलिए उसमें आकस्मिक जोड़ेंगे, बड़ा वाला नाम, यानी छोटा के साथ छोटा, बड़ा के साथ बड़ा। ये दोनों हो गया। एक आता है अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 जो है वह विनियोग विधेयक है। क्या है? विनियोग विधेयक। अब बताते हैं इसमें, विनियोग विधेयक तभी विधेयक लाया जाता है जब भारत सरकार को लगे कि हमको कुछ पैसा की जरूरत है, यानी कि संचित निधि से या आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का हमको आवश्यकता है, तो विनियोग विधेयक पास किया जाता है। कौन सा विधेयक पास किया जाता है? विनियोग विधेयक, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 114 में है। किसमें है? अनुच्छेद 114 में। तो याद रखिएगा विनियोग विधेयक 114 में है, उन दोनों से पैसा निकालने के लिए किया जाता है, और उन दोनों की चर्चा अनुच्छेद 266 और 67 में है। 66 में संचित और 67 में आकस्मिक। 67 में आकस्मिक। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे संसद का वेतन भी जो पास होता है संचित। हाँ, सब जितना भी भारत सरकार का है, सुनिए नाम से ही आप लोग पहले पता कीजिएगा। आकस्मिक, अगले कहते आकस्मिक घटना घट गया, यानी अगर कोई आपातकाल हो गया, किसी दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा हो गया जिसमें भारत सरकार को कुछ आपातकाल में पैसा निकालना है, तो वह संचित निधि से नहीं निकालेगा, वह आकस्मिक निधि से निकालेगा। किससे निकालेगा? आकस्मिक निधि से। और भारत में बहुत बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, बहुत सारा जो कि आपका नियोजित व्यक्ति है, उसे जो पैसा दिया जाता है प्रति महीना के हिसाब से, वो संचित निधि से। कहां से दिया जाता है? संचित निधि से। जैसे राष्ट्रपति को पैसा कहां से मिलता है? संचित निधि से। प्रधानमंत्री को कहां से मिलता है? संचित निधि से। तो ये सब चीज याद रखना है। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि दोनों से पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक को पास करवाना पड़ता है? विनियोग विधेयक। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 114 में। संचित निधि से सभी कर्मचारी को देते हैं वेतन, और आकस्मिक निधि में हम लोग आकस्मिक घटना के समय हम लोग पैसा निकालते हैं। इतना तक लाना चाहिए, लेकिन इतना अंदर नहीं जाता है, तो आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। घास में बेंजोइक अम्ल, और याद रखिएगा गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल। गौ से गेहूं, गौ से ग्लूमेटिक। मक्खन में कौन सा अम्ल? तो ब्यूटरिक अम्ल। कौन सा? ब्यूटरिक अम्ल। मक्खन का इंग्लिश होता है बटर। मक्खन का इंग्लिश क्या होता है? बटर। अब बटर से निकाल दीजिएगा ब्यूटरिक। क्या निकाल दीजिएगा? ब्यूटरिक।
और आप लोग को बताएं कि दूध से मक्खन निकालने में दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। और दूध के मक्खन निकालने में अपकेंद्र बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्र बल। और उसके बाद याद रखिएगा कपड़ा धोने में भी कौन सा बल? अपकेंद्र बल। कपड़ा धोने में दूध का घनत्व जो हम लोग निकालते हैं उसको किससे, कौन बल के द्वारा? अपकेंद्र बल। लेकिन मौत का कुआं अभिकेंद्र बल। मौत का कुआं अभिकेंद्र बल। लट्टू जो घुमाते हैं अभिकेंद्र बल। लट्टू जो घुमाते हैं एक वृत्ताकार पथ पर मोड़ लेते हुए एक व्यक्ति किसी साइकिल या मोटरसाइकिल से, कौन सा बल? अभिकेंद्र बल। समझ में आया? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग करंट को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर आज यहीं तक रखेंगे। आप लोग बताइएगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में खुला? बेंगलोर में। कहां खुला? बेंगलोर। अब बात आता है 3D के बारे में अभी तक 3 क्वेश्चन ही बनाए करंट में। सबसे पहला 3D प्रिंटेड डाकघर पूछेगा, पोस्ट ऑफिस पूछेगा तो बेंगलोर मारेंगे। क्या मारेंगे? बेंगलोर। और सबसे पहला 3D मंदिर पूछेगा तो तेलंगाना में मारेंगे। कहां मारेंगे? तेलंगाना। तो सबसे पहला 3D मंदिर तेलंगाना में बना है। सबसे पहला डाकघर जो बना है 3D बेंगलोर में। और सबसे पहला 3D शहर जो बना है अहमदाबाद। कौन बना है? अहमदाबाद। तो 3D संबंधित क्वेश्चन 3 वो याद रखेगा। ये चीज है। औरंगाबाद नहीं, अहमदाबाद बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइए चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले की घटना है, नरेंद्र मोदी का जब काफिला पंजाब में पहुंचा था चुनाव प्रसार के लिए, तो वहां पर मोदी का काफिला रोक लिया गया था, यानी कि आपको ब्रेक कर दिया गया था, आगे चलने नहीं दिया गया था। तो वहां पर चलने के अधिकार को रोका गया था कि नहीं रोका गया था? आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का चलने का अधिकार बोला यहाँ पर हम लागू करेंगे। अब क्या लागू करेंगे? चलने का अधिकार, क्योंकि वहां चलने से उसको रोक दिया था। ये हकीकत बात है कि नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब में रोका गया था जब वहां पर चुनाव हो रहा था। तो याद रखिएगा कि चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पंजाब। कौन बना? पंजाब। अब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ पंजाब के अलावा हरियाणा की भी राजधानी है। और दोनों राज्य का जो राजधानी चंडीगढ़ है वहीं पर दोनों का हाईकोर्ट भी स्थित है। क्या स्थित है? हाईकोर्ट। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है। किसका शहर? गुलाबों का शहर। गुलाबों का शहर, लेकिन गुलाबी शहर बोलेंगे तो जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबों का शहर। अब दोनों में अंतर इसलिए है कि आप लोग को पता होगा कि सबसे अधिक जो गुलाब फूल का उत्पादन करता है वो पंजाब राज्य करता है। कौन राज्य करता है? पंजाब राज्य। तो पंजाब में सबसे अधिक गुलाब देखने के लिए मिलता है, इसीलिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में बहुत सारा गुलाब होता है, इसीलिए उसको गुलाबों का शहर, यानी बहुत सारा गुलाब है। लेकिन गुलाबी शहर यानी कि बहुत सारा घर का अगर कलर देखे गुलाबी रंग का तो वह जयपुर में रंगा हुआ है। ये इतिहास की घटना है। बहुत सारे अंग्रेज आए थे तो उसके उपलक्ष्य में जो है कि वहां का गुलाबी रंग से रंग दिया गया था जयपुर को, इसीलिए उसे गुलाबी शहर कहते हैं। लेकिन गुलाबों का शहर बोलेंगे तो चंडीगढ़। ये याद रखिएगा। और चंडीगढ़ शहर का स्थापना नेक चंद ने किया था। किसने किया था? नेक चंद ने। बहुत बार एग्जाम पूछता है क्वेश्चन कि मद्रास का स्थापना किसने किया है, कलकत्ता का स्थापना किसने किया है, मुंबई का स्थापना किसने किया है, चंडीगढ़ का स्थापना किसने किया है, तो आपको बता देते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको आएगा। तो पंजाब की राजधानी जो चंडीगढ़ है इसका स्थापना किया है नेक चंद ने। सबसे पहली बात किसने किया है? नेक चंद ने। अब बात करते हैं मद्रास का, या अर्थात चेन्नई का। किसका बात करते हैं? मद्रास का। तो मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस डे। अब बात करते हैं कलकत्ता का। किसका बात करते हैं? कलकत्ता का। कलकत्ता का स्थापना 1690 में जॉर्ज चार्नोक ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज चार्नोक। अब बात करते हैं मुंबई का। तो मुंबई का स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने किया था। किसने किया था? गेराल्ड ओंगियार। ये 4 को याद रहना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा भारत का पहला सौर शहर कौन बना? सौर यानी सौर प्लेट जो होता है, सांची। तो भारत का पहला सौर शहर सांची बना। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। 100 से सौर, 100 से सांची, 100 से सौर, 100 से सांची। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। तो पूछेगा कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस धर्म को समर्पित है? बौद्ध धर्म को। किसको समर्पित है? बौद्ध धर्म को। इसका स्थापना किसने करवाया है? अशोक ने। किसने करवाया? अशोक ने। अब बात करता है कि भारत रुपये के किस नोट पर सांची का स्तूप वर्णन है? तो 200 रुपया के नोट पर। किसका पर वर्णन है? 200 रुपया के नोट पर। इतना चीज याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए
विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? हुगली। कौन सा बना है? हुगली। कौन सा बना है? हुगली। आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन कि टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा मित्र मेला टेक्सटाइल पार्क को स्थापित किया गया है। कितने की संख्या बताइएगा? 7। टेक्सटाइल मेगा पार्क 7 गो है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। टेक्सटाइल उद्योग जो कपड़ा उद्योग से संबंध रखता है, इसका स्थापना क्या वो किया गया है? 7 गो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। कौन बना? हरियाणा। कौन बना? हरियाणा। अगर हम स्पेशली राज्य का बात करें तो पहला राज्य हरियाणा बना है, जहां का रेलवे में जो चलता है इलेक्ट्रिसिटी के तहत, जो रेलवे चलती है विद्युत के तहत, वो पहला राज्य बना है। 100% वहां का जो रेल मार्ग है वो 100% हो गया है विद्युत से। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछे पहला रेलवे जोन कौन सा बना है, तो WCR जो कि इसका मुख्यालय है कहां? जबलपुर। कहां है? जबलपुर। पहला रेलवे पूछेंगे जोन कौन सा, तो जबलपुर। और पहला रेलवे के से तहत चलने वाला 100% राज्य कौन सा बना, तो बोलिएगा हरियाणा। कौन बोलिएगा? हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी भी कहां है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा बना, तो अस्का थाना। कौन सा बना? अस्का थाना भारत का एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर में एक जिला है गंजाम जिला। कौन जिला? गंजाम जिला। तो गंजाम जिला के अंदर में ही है अस्का थाना। कौन सा थाना? अस्का थाना। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सबसे अच्छा जो महिला थाना का दर्जा मिला है वो भोपाल को मिला है। किसको मिला है? भोपाल को। याद रखिएगा, सबसे महिला में अच्छा थाना भोपाल को मिला है। और ओवरऑल इंडिया में सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन अस्का थाना उड़ीसा में, गंजाम जिला के अंदर। उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर। कहां है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी कहां थी? कटक। कहां थी? कटक। कटक में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम? बाराबती। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम? बाराबती। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम? बाराबती। कटक से सुभाष चंद्र बोस का संबंध, किससे संबंध? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, जन्म हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा का एक शहर कटक में हुआ है। और कटक में उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 को। और इसलिए हाल ही में कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। और बंगाल सरकार ने अर्थात ममता बनर्जी ने स्पेशली बोला कि हम पराक्रम नहीं मनाएंगे, हम देश नायक दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? देश नायक। दोनों किसके उपलक्ष्य में? सुभाष चंद्र बोस। पूरे भारत में कौन सा दिवस? पराक्रम। स्पेशली बंगाल सरकार देश नायक, इसलिए क्योंकि देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। लेकिन देश रत्न के नाम से किसको जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद, और देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस। तो ये चीज याद रखिएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम का नाम हॉकी के नाम से आपका राउरकेला के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में चेंज हुआ है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। हॉकी, और हॉकी में कुल खिलाड़ी कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। फुटबॉल में भी 11, क्रिकेट में भी 11। अब बात होता है बिरसा मुंडा का, जब बात उठा तो बताते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म उसी दिन हुआ है जिस दिन झारखंड का जन्म हुआ है। अर्थात झारखंड का जन्म बोलने का मतलब है कि जिस दिन बिहार से अलग होकर झारखंड बना, वह डेट था 15 नवंबर। कौन सा डेट था? 15 नवंबर। इसीलिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की भी जयंती मनाते हैं, और 15 नवंबर को झारखंड दिवस भी मनाते हैं। और झारखंड का स्थापना 2000 में हुआ है, और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में। 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में। झारखंड का एक जगह है खूंटी। कौन सा है? खूंटी। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी खूंटी में अपना चुनाव प्रचार नहीं बोल सकते हैं, एक सभा को आयोजित कर रहे थे। तो एक सभा को आयोजित कर रहे थे, बिरसा मुंडा का भी वहां पर जन्म दिवस मना रहे थे। 15 नवंबर के दिन वहां पर एक योजना का भी शुरुआत किया गया। इसीलिए बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के रांची के पास एक जगह है खूंटी। कौन सा है? खूंटी। खूंटी के पास ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है। और बिरसा मुंडा का जो गुरु था उसका नाम था आनंद पांडे। क्या नाम था? आनंद पांडे। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बिरसा मुंडा का गुरु का नाम क्या था, तो बोलिएगा आनंद पांडे। और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ है, और 15 नवंबर के दिन। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हाल ही में कौन सा दिवस घोषित किया,
तो जनजातीय दिवस, कौन सा दिवस? जनजातीय दिवस। तो जनजातीय दिवस जो है कि 15 नवंबर को हम लोग मनाएंगे झारखंड में स्पेशली। इसलिए बिरसा मुंडा स्टेडियम अगर पूछे तो एकदम से झारखंड ना मार लेना, क्योंकि हाँ, उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, उसका संबंध भले झारखंड से है। झारखंड से है। हाँ, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड से है, हाँ। लेकिन स्टेडियम जो बना है वो राउरकेला उड़ीसा के अंदर में भुवनेश्वर के पास बना है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, याद रखिएगा। आप लोग आज का लास्ट सवाल बताइएगा कि जियो जो एक कंपनी है, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात। कौन बना? गुजरात। क्योंकि जियो के मालिक है मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी का संबंध गुजरात से है, इसीलिए याद रखिएगा कि सबसे पहले अपने घर में ही वो 5G सेवा शुरुआत किया है। 5G क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 2G, 5G, 3G में G का अर्थ क्या होता है? जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। एक प्रकार के पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं। तो 5G का शुरुआत करने वाला जियो पहला राज्य गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा गोवा। सबसे छोटी तटरेखा गोवा। लेकिन प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश। आज यहीं तक। आप लोग इसी तरह से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा एक परिवार की भांति बनकर हम लोग का सपोर्ट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं पूरे दिल से मेहनत कीजिए, आप लोग को सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बस आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। शुभ रात्रि।